क्लास 10th मैथमेटिक्स से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि 10 वो प्रॉब्लम्स हमने कौन से सेलेक्ट किए हैं और उनका आंसर्स क्या होगा। और मेरे साथ आप लोग भी अपने आंसर्स चेक करते जाएंगे, आपके आंसर्स सही हो रहे हैं या फिर रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे सही नहीं होंगे उनको एक जगह आपको लिख लेना, उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, if two zeros of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are equal, then यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसके दो जीरोस इक्वल है। तो आपको यहाँ पे साइन बताना है ए बी का, ए सी का या बी सी का, साइन सेम होगा या फिर अपोजिट। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके दो रूट्स इक्वल है। तो जब दो रूट्स इक्वल होंगे तो आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट का जो कंडीशन है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। अब b की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखोगे, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको a और c का ऐसा कोई साइन यूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आ जाए। तो जब दोनों को नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और दोनों को पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कर दोगे तो फिर वहां पे आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट नहीं हो सकता। इसलिए आंसर आपको चेक कर लेना है, ए और सी दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड सी हैव सेम साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2 पे। If xi's are midpoint of the class intervals of the group data fi's are the corresponding frequencies and x bar is the mean, then summation fi xi minus x bar is equal to। अब यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स से दिया हुआ है, जिसमें मीन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उससे एक रिलेशन दिया हुआ है और हमसे इस रिलेशन की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, यानी समेशन एफ आई का हम लोग कर दें अंदर इनटू, तो आप क्या लिख सकते हो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स बार। इसी का रिजल्ट आपको बताना है। और मीन का जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट वाला, उसमें आप लिखते हो एक्स बार मीन्स मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो अगर हम इस समेशन एफ आई को इधर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। मीन्स जहां पे समेशन एफ आई बार लिखा हुआ है वहां पे हम समेशन एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे समेशन एफ आई एक्स आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई ये पहले से था, अब समेशन एफ आई एक्स आई ये हमारा दूसरा आ गया। दोनों रिजल्ट हो गए सेम विद अपोजिट साइन, इसलिए कैंसिल होंगे और रिजल्ट हो जाएगा 0। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 देन द वैल्यू ऑफ A15 माइनस A9 इज। ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 3 दिया हुआ है, A15 माइनस A9 आपको बताना है। ऐसा प्रॉब्लम आपके पेपर में आएगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज रहेगा। तो अगर A15 को लिखना होगा A और D के टर्म में, तो AN के फॉर्मूला से आप लिखोगे A प्लस 14D। सेम ऐसे ही अगर A9 को लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा A प्लस 8D। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे A प्लस 14D माइनस A माइनस 8D। यहां से A कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6D। अब D की वैल्यू यहाँ पे 3 बोल रखा है, इसलिए 3 से इसको कर देना है मल्टीप्लाई। आंसर आपको मिल जाएगा 18, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट P बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ P इज। अब इस प्रॉब्लम को आप लोग ध्यान से पढ़िए, बोल क्या रहा है कि जो P है वो एक प्राइम नंबर है। क्लियर। अब दूसरा बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है जिसका जो रूट होगा वो P का होगा प्राइम फैक्टर। तो अगर P कोई प्राइम नंबर होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में केवल दो ही नंबर आएंगे,
एक तो 1 आएगा और दूसरा खुद ये नंबर आएगा। इसका मतलब यही दोनों इसके हो गए रूट्स, मतलब दिस वन इज एल्फा एंड दिस वन इज बीटा। अब इन्हीं को यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखते हो तो आपको चाहिए होता है एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, एंड एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी, एंड एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई पी मीन्स पी। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी। यही इक्वेशन है, इसी को आपको चेक कर लेना है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन बी वाला करेक्ट दिख रहा होगा, इसी को आपको करेक्ट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। If the LCM of two numbers is 3600, then which of the following numbers cannot be their HCF? यहाँ पे कह रहा है कि जो दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम 3600 है, तो इन चार ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है कि जब हम किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम आपको मिलता है, यानी एचसीएफ का जितना भी फैक्टर होगा वो एलसीएम में जरूर आता है। और जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एलसीएम होगा इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द एचसीएफ। यानी अगर किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता रहेगा तो ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चेक कर लेना है इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 3600 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर हम 3600 को डिवाइड कर देते हैं 500 से, तो इसका जो डिवीजन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जिस दो नंबर का एलसीएम 3600 है उन दो नंबर का एचसीएफ कभी भी 500 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6। If tan a plus cot a equal to 2, then find tan power 20a plus cot power 20a। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बतानी है और मेंशन है एक रिलेशन जिसमें लिखा हुआ है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2। यहाँ पे tan को अगर हम cot में चेंज कर दें या फिर cot को tan में चेंज कर दें, किसी एक को चेंज करना है, तो अभी हम cot को tan में चेंज करने जा रहे हैं। तो आप लिखोगे tan a प्लस 1 बाई tan a इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा tan a और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। अब अगर इस tan को इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू 2 tan a। अब 2 tan a को अगर हम इधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 tan a इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया है एक इक्वेशन जो कि सॉल्व होगा आइडेंटिटी से, और ये आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा tan a माइनस 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 0। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan a माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स tan a इक्वल टू 1। अब जब tan a इक्वल टू 1 हो गया तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इसका एंगल क्या होगा। तो आपको मालूम है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा इट इज 45 डिग्री। तो आप इस एंगल को यहाँ पे यूज कर लो और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री का पावर लिखना है 20 प्लस cot 45 डिग्री, इसका भी पावर लिखना है 20। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 टू दी पावर 20। इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसका भी पावर 20, तो 1 प्लस 1 ये रहेगा। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है 2। क्वेश्चन नंबर 7। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 हैज। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसका मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम लेके आऊंगा।
तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि इसके नंबर से कोई मतलब है नहीं, जीरो की जगह कुछ भी दूसरा नंबर हो सकता है। जब दोनों यहाँ पे नंबर सेम वेरिएबल के होंगे तो वहां पे आपको लिखना है नो सॉल्यूशन, और जब दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे तो आपको लिखना होता है यूनिक सोल्यूशन। इन दोनों को बिल्कुल रट के आप रखना। अगर आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये नो सोल्यूशन क्यों हुआ, तो मैं आपको ग्राफ से इसको बता दे रहा हूं। जैसे ये हमारा हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। अब आपको पहले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू मान लो 0 है, तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई मिसिंग होगा, तो वाई के पैरेलल लाइन जाएगी और एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0। यानी कि जो लाइन होगा इसी वाई एक्सिस से बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू 3 जहां पे होगी वहां से ये लाइन जाएगा y के पैरेलल। अब ये जो दोनों लाइन होंगे कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसी वजह से इसका नो सोल्यूशन आता है। ठीक है। अब अगर x इक्वल टू 4 होता तो ये दूसरा वाला जो लाइन है x की वैल्यू 4 से पास हो जाता, ये भी एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इसका नो सोल्यूशन आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ। यहां पे कह रहा है कि पैराबोला का ग्राफ अगर ओपन होता है डाउनवर्ड, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे हम लोग पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो या तो ये ऊपर की तरफ ओपन होता है इस तरीके से, या फिर इसका जो ग्राफ होगा वो ओपन होता है डाउनवर्ड इस तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि ओपन हो रहा है डाउनवर्ड, मतलब इसके लिए इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इसका आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखना, जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव, मींस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर ये नीचे की तरफ ओपन होगा, उस कंडीशन में ए की वैल्यू हमेशा 0 से लेस होगा, मतलब ये होता है नेगेटिव। तो अभी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है वैल्यू ऑफ ए लेस देन 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे इन अ लीप ईयर इज। तो जब भी आपसे ये वाला प्रॉब्लम पूछेगा तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेज बिल्कुल क्लियर पढ़ना है कि कितना बोल रहा है, क्योंकि 52 और 53 बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों का आंसर भी अलग अलग आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 52 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लीप ईयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको 53 संडे की, उसके बाद हम लोग 52 संडे पे आएंगे। तो जब लीप ईयर होता है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज आते हैं 366, और इस 366 में 364 डेज जब आप यूज कर लेते हो तो टोटल आपको 52 संडे मिल जाते हैं। और संडे ही नहीं, कोई भी डे यूज करोगे वो 52 डेज मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज जो बचते हैं वो एक्स्ट्रा डे होता है कुल 2। अब इस 2 डे में जो कॉम्बिनेशन होगा डेज का वो क्या क्या हो सकता है। संडे प्लस मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे, एंड सैटरडे प्लस संडे। ये इतना हो सकता है। अब आपसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, तो संडे यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा है, जब डे संडे मंडे होगा या फिर सैटरडे संडे होगा। तो 52 तो यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे उनका कॉम्बिनेशन टोटल यहाँ पे है 7, जिसमें से 2 बार आपको संडे दिख रहा होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी होती है 2/7। ये आंसर मैं आपको बता रहा हूं किसका, 53 संडे का। अभी हम 52 पे नहीं आए हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने आंसर पे आते हैं, जब आपको आंसर देना होगा 52 संडे का। तो यहाँ पे जब आपने इस कॉम्बिनेशन को और इस कॉम्बिनेशन को यूज किया तो टोटल आपको डेज संडे के कितने मिल गए, 53। लेकिन आपसे पूछा हुआ है 52 डेज का, यानी जब एक कॉम्बिनेशन ये टोटल 5 होंगे जिसमें संडे नहीं आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में आपका जो नंबर ऑफ डेज होगा संडे वो केवल 52 होगा। इसलिए आउट ऑफ 7 5 टाइम्स आपको 52 संडे मिलेगा एंड 2 टाइम्स आपको 53 संडे मिलेगा। इसलिए 52 संडे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको लिखना होगा 5/7। इसलिए इसका आंसर होगा 5/7।
प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये 1/7 और 2/7 आपको याद रहता है, इसी को टिक करके आपको नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। यहाँ पे दो जीरोस दे रखा है, -2 and 5। इसका सम लिखोगे मीन्स एल्फा प्लस बीटा तो आएगा 3, और इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो होगा -10। इक्वेशन आपका हो जाएगा x² -3x-10। एक इक्वेशन ये हमने लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में आप चाहे मल्टीप्लाई 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, इन्फिनाइट नंबर्स होंगे जिनसे आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बदल सकते हो। इसलिए जब पूछेगा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आप कितने लिख सकते हो, जहां पे दो जीरोस आपको क्लियर मिलेंगे, तो उसका आंसर आपको हमेशा लिखना है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। कभी कभी यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो मेनी की जगह लिखा रहता है मोर देन 3, तो उस कंडीशन में मोर देन 3 को सही कर देना। अगर मेनी या फिर इन्फिनाइट का ऑप्शन रहेगा तो फिर उसको ठीक कर देना है। ये तो हो गए 10 एमसीक्यूज इस पार्ट के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इन सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।